दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़े फ्रेश ट्रिगर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टॉक को। कंपनी ने जो फैसले किए हैं वो बहुत ही शानदार है और अब क्वार्टर फोर भी आने वाला है। आप समझ ही सकते हो कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी को बहुत सारे ग्लोबल पार्टनर मिल रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी मार्केट में अपनी स्थिति सबसे मजबूत कर सकते हैं। रिलायंस ग्रुप की ये खासियत है कि वो जिस सेक्टर में जाते हैं उसमें नंबर वन बन जाते हैं। ऐसे में क्या जियो फाइनेंशियल आने वाले समय बजाज ग्रुप को पीछे छोड़ के नंबर वन पोजीशन हासिल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निफ्टी 50 में एंट्री होने के क्या मायने हैं उसको भी समझेंगे और आने वाले समय में मुकेश अंबानी के फ्यूचर प्लान क्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि फ्राइडे को 228 पर क्लोजिंग देखने को मिली और पॉजिटिव क्लोजिंग थी 0.77% की, जबकि बाज़ार में गिरावट हुई थी। बाज़ार ऊपर के लेवल से नीचे आया और इसके पीछे वजह बनी FII की बिकवाली। FI जो पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से बाज़ार में जम के खरीदारी करते हैं उन्होंने फाइनली बिकवाली कर दी। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, ये एक जॉइंट वेंचर्स है जिसमें ब्लैक रॉक का भी हिस्सा है बड़ा। कंपनी बहुत सारी सेवाएं देती है अपनी जियो फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से, जिसमें आप देखें तो कंपनी लोन सेवाएं देती है। सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हैं और बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आप UPI बिल पेमेंट भी कर सकते हो, हर तरह के पेमेंट आप चुका सकते हैं इसकी ऐप के माध्यम से। आप अपने फ़ोन को रिचार्ज कर सकते हैं, डिश को रिचार्ज कर सकते हैं और भी बहुत सारे रिचार्ज के जो ऑप्शन है यहाँ पे मिलेंगे। आप डिजिटल इंश्योरेंस ले सकते हैं, हर तरह की इंश्योरेंस की सेवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। आप फाइनेंशियल ट्रैकिंग कर सकते हैं, अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और बहुत सारे ऑफ़र आपको इस क्या ऐप के माध्यम से मिल रहे। और जियो फाइनेंशियल आपको होम लोन की सेवाएं प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी LAP का फ़ायदा मिल रहा है। लोन ऑन म्यूचुअल फंड्स यानी आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं और हर तरह की बैंकिंग सेवाएं आपको जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी है। ब्लैक रॉक इनके पार्टनर है और दोनों ने मिलकर एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया है, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस और ब्रोकिंग का बिजनेस, जो इनकी अलग अलग सब्सिडीज के माध्यम से हो रहा है, जिसमें जियो फाइनेंशियल लिमिटेड है, जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड जो लीज का बिजनेस करती है, यानी आपको प्रोडक्ट खरीदने नहीं होते बल्कि लीज पे लेने होते हैं, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है और उसके बदले में आप हर महीने उसका जो भी चार्ज है वो पे करते हैं। इसके अलावा जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस है, जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड जिसमें हर तरह की आपको पेमेंट की सेवाएं मिल सकती है। इसके अलावा जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड ये बैंकिंग सेवाएं देगी आपको। इसके अलावा आप देखें तो इस पेमेंट बैंक के लिए SBI की हिस्सेदारी है, जो पिछले दिनों ने उसकी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को लेकर मार्केट एक्सपर्ट गौरांग साहब बहुत ज़्यादा बुलिश है और वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि स्टॉक अब निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है, जिससे फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। लोगों का भरोसा और बढ़ेगा स्टॉक के प्रति, क्योंकि निफ्टी 50 में शामिल होने का मतलब यह है कि सुरक्षित निवेश की तरफ लोग देखते हैं। तो जियो फाइनेंशियल का जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि पावरफुल कॉर्पोरेट हाउस से कंपनी आती है और जियो फाइनेंशियल के जो बिजनेस है वो भी गेम चेंजर्स है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, लगातार नई पार्टनरशिप कर रही है, तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल देख सकते हो फेवरेबल है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बेहतर कर सकता है। तो गौरांग शाह इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है जियो फाइनेंशियल को लेकर। इसके अलावा अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक बड़ा फैसला किया, अपनी सब्सिडीज कंपनी के अंदर इन्होंने 10 बिलियन रुपीज़ निवेश करने का फैसला किया है। तो कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए अपनी सब्सिडीज कंपनी में और फंड लगा रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, ताकि जो सारे बिजनेस है स्मूथली आगे बढ़ पाए। तो देख सकते हो कि इसकी जानकारी एक्सचेंज को भी शेयर की गई है। कंपनी अपनी सब्सिडीज कंपनी के अंदर अपना
जो रोल है वो और मजबूत करना चाहती है। इससे पहले जियो फाइनेंशियल लिमिटेड के बोर्ड ने 79 मिलियन शेयर जियो पेमेंट बैंक के, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, करीब 1.04 बिलियन रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कंपनी पूरा कंट्रोल अपने पास लेना चाहती है, जिसमें एसबीआई की हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी भी खरीदना चाहती है। ये सारी बातें जो है ये साबित कर रही है कि जियो फाइनेंशियल लगातार तेज़ी से अपने कारोबार में आगे बढ़ रही है। और आप देख सकते हो कि इनकी जो जियो फाइनेंस की जो ऐप है उसके माध्यम से आप हर तरह की सेवाओं का लाभ ले पा रहे हैं, यहाँ तक कि आप गोल्ड भी खरीद पा रहे हैं, और वो भी सिर्फ 10 रुपये की मिनिमम अमाउंट के ऊपर। ऐसी सेवाएं और कोई कंपनी दे नहीं पा रही है। तो ये आने वाले समय इनके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसे में आने वाले समय आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल बेहतर कर सकता है। यहाँ पे क्वांट के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि क्वांट टेक फंड रेगुलर ग्रोथ ने 33.94 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्वांट BFSI रेगुलर ग्रोथ ने भी यहाँ पे 46.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा क्वांट मल्टी एसेट फंड रेगुलर ग्रोथ ने यहाँ पे 221.67 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है। इसके बाद में अगर आप देखें तो क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड रेगुलर ग्रोथ ने यहाँ पे 80.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा यहाँ पे क्वांट ESG इक्विटी फंड रेगुलर ग्रोथ ने 17.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि क्वांट ग्रुप के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है। उनको पूरा भरोसा है क्वांट ग्रुप को। इस समय जियो फाइनेंशियल पे स्टॉक की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है। जो स्टॉक डीमर्ज हुआ था रिलायंस से, उसके बाद की प्राइस से भी काफ़ी नीचे, जो 362 के आसपास हुआ था। इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है म्यूचुअल फंड की तरफ से। वैसे FI ने इसमें इन्वेस्टमेंट लगातार कम किया है। 31 मार्च 2024 को 19.43% की होल्डिंग थी, जो 30 जून को घट के 17.53% हुई। 30 सितंबर को ये 16.86% के आसपास आई, तो 31 दिसंबर को ये 15.6% के आसपास आई। इसके पीछे वजह ये भी है कि FI पिछले कई महीनों से बाजार से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, इस वजह से भी यहाँ पे उनका निवेश घटा है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ाया। 31 मार्च 2024 को 4.74% की होल्डिंग थी, जो 30 जून को घट के 4.04% के आसपास आई। लेकिन 30 सितंबर 2024 को कंपनी की होल्डिंग म्यूचुअल फंड में फिर बढ़ी। आप म्यूचुअल फंड ने 4.17% की होल्डिंग की, जो 31 दिसंबर 2024 को 5.13% पर आ गई। यानी अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 क्वार्टर में अपनी निवेश को बढ़ा दिया। म्यूचुअल फंड इस स्टॉक पे पूरा भरोसा कर रहे हैं। अब प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 47.12% के आसपास। डीमर्जर के बाद एक बार होल्डिंग बढ़ाई थी, उसके बाद लगातार अनचेंज है पिछले 4 क्वार्टर से। यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग भी बढ़ी है। 31 मार्च 2024 को 28.71% की होल्डिंग थी, जो 30 जून को 31.31% हुई। 30 सितंबर को अगर देखें तो यह 31.85% के आसपास हुई, और फिलहाल अभी 32.15% के आसपास है। कुल मिला के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अभी शुरू हुए, आने वाले समय ये धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।